नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th का हिंदी के खंडकाव्य से रिलेटेड, जो कि कर्मवीर भरत है और ये लिखा गया है लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको वो जगह का नाम बता देता हूँ जहाँ ये खंडकाव्य आपका पूछा जाएगा। जैसे मेरठ, फर्रुखाबाद, पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत, रायबरेली, उत्तरकाशी के ज़िलों के लिए निर्धारित है। तो इस ज़िले के जितने भी छात्र देख रहे हों वीडियो, वो ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अंत तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्लास 10th कर्मवीर भरत लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा खंडकाव्य रचित। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिखाते हैं आपको, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कर्मवीर भरत खंडकाव्य के कथा संगठन की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, 2008 के, 2010 के, 14 में देख लीजिए, 15th में, 17th में, 18th में, मतलब 12 से लेके पूरा अभी तक जितने भी ईयर्स तक पेपर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कई प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है। संक्षिप्त में लिखिए, संक्षेप कर लिखिए इसका, कथा वस्तु पे प्रकाश डालिए या कथा संगठन पे समीक्षा कीजिए, इस प्रकार से है। तो मैं आपको पूरा एक बार, आप जैसा कि स्क्रीन देख ही रहे होंगे, आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट लेने की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी पुराने वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं उनको ज़रूर देखा करिए। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूँगा। ठीक, तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा वस्तु और उसका चरित्र नायक बहुश्रुत पौराणिक रामकथा पर आधारित है, जो तुलसी मानस, गीतावली, कवितावली तथा मैथिली शरण गुप्त के साकेत की रामकथा के बहुत ही समीप होते हुए नवीनता और मौलिकता का संजय हुए है। खंडकाव्य के रचयिता हिंदी के यशस्वी कवि श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशांक हैं। एक प्रकार से कवि के बारे में बताया जा रहा है और इस कर्मवीर भरत में क्या क्या मटेरियल, मतलब क्या क्या कहानी एक प्रकार से यूज़ करी गई, उन सब के बारे में समीक्षा करेंगे। ठीक है, खंडकाव्य की कथा रामकथा का एक अंश मात्र है। इसमें राम वन गमन पर दशरथ तथा दशरथ की मृत्यु के उपरांत भरत के अयोध्या आगमन से लेकर चित्रकूट जाकर राम की चरण पादुका प्राप्त करने तक की ही कथा का उल्लेख है। पूरी कथा 6 सर्गों में विभक्त है, मतलब 6 सर्ग भी आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। कथा में कैकैया के लोक निंदित चरित्र को निर्दोष सिद्ध करके उसकी दूरदर्शिता जो है, लोक कल्याणकारी भावना तथा जनहित में उसकी त्याग भावना और उजागर करने का कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वैसे हम देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए, वह राम को वन इसलिए नहीं भेजती कि वह भरत को राज सिंहासन दिलाना चाहती है, बल्कि वह राम को वन में इसलिए भेजती है कि राम को वह यशस्वी बनाना चाहती है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे जो कैकैया का एक बार मतलब जो पक्ष लिया गया है कवि के द्वारा, वो थोड़ा नरमता पूर्वक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। वह उसके चरित्र का विकास करना चाहती है, साथ ही राज्य के पिछड़े क्षेत्र की कठिनाइयों, अत्याचारों से राम को अवगत कराकर उनसे उसका निवारण कराना चाहती है। इस प्रकार से है। आप ये सारी चीज़ें अभी अब देखिए, नेक्स्ट पेज में आप देख लीजिए, ये सारा आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा और खुद से अगर पढ़ना हो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, मेन बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अयोध्या का शासन करना उतना कठिन नहीं था जितना दक्षिण के आदिवासियों और साधु सन्यासियों के संकट को दूर करना। इसी समाजवादी विचारधारा को कैकैया के चरित्र में समावेश करा के कैकैया के चरित्र को लोक कल्याणकारी तथा त्यागरूपी चरित्र करके कवि अपनी कथा वस्तु और उसकी मौलिकता प्रतिपादित करता है। कैकैया के चरित्र के साथ साथ उर्मिला और मांडवी तथा सुमित्रा के चरित्र का भी कवि ने खंड काव्य में सीमित परिधि के अंतर्गत समुचित विकास करने का यथा संभव प्रयास किया है। मतलब सबके बारे में कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डायरेक्ट हम पहुँचते हैं, मेन टॉपिक जो है हमारा सर्ग होते हैं। मैं आपको 6 सर्ग आपको दिखा देता हूँ और सारे आपको एक एक करके समझाता चलता हूँ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस क्वेश्चन का, और ये उसके आगे का और आंसर है। ठीक है, एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक आ गया हमारा वो इस प्रकार से है। थोड़ा इसके बारे में और ऊपर देख लीजिए। चित्रकूट और अयोध्या को चित्रित
करके कवि कथांक को रमणीयता को सजीव बना देते हैं। प्रकृति की अद्भुत चेतना से मानव मन को शक्ति और अलौकिक सुख का संदेश मिलता है। पूरा खंड काव्य एक ही छंद पर लिखा गया है, एक प्रकार से देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा इधर उधर की कहानी नहीं है, एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है, इस प्रकार से बोला गया है। तो करमवीर भरत का खंड काव्य लिखना है इस प्रकार से कि क्या क्या चीज़ें हैं। राजभवन सर्ग कौन सा है, पंचम सर्ग पूछ सकता है आपसे, मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब 6 सर्ग का अलग अलग सर्ग के नाम दे के पूछ ले, या प्रथम सर्ग बताइए, द्वितीय सर्ग बताइए, या तो आपसे पूछ सकता है कि 6 के 6 सर्ग आप लिखिए थोड़ा शॉर्ट में। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, अगर आप मेरठ, फर्रुखाबाद, पुरी, गढ़वाल और पीलीभीत और रायबरेली और उत्तरकाशी जैसे ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, जैसे देखिए कि प्रथम सर्ग किस प्रकार से आगमन। दशरथ के मरोड़ प्रांत गुरु के आदेश से दूत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से राजगृहपुर में बुलाने के लिए पहुंचता है। अचानक दूत के पहुंचने से भरत के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। वे बारी बारी से सबका कुशल पूछते हैं। दूत के कथक से उन्हें संतोष नहीं होता। वे शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में तथा अयोध्या पहुंचने पर शोक संतप्त अयोध्या नगर की दशा देखकर जो उनके मन में अंत दर्द उठते हैं, उन सब का प्रस्तुत खंड काव्य में प्रथम सर्ग में चित्रण किया गया है। अंत में भरत राजभवन में प्रवेश करते हैं, किंतु वहां भी आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ है। पाले गए पक्षियों की चहचहाट नहीं है। पिता भी नहीं दिख पड़ते। फिर वे उल्टे पांव कैकैया के भवन की ओर चल देते हैं, एक प्रकार से। इसमें देखिए अब क्या लिखा है। अनुभव होता अधरात्रि का सा सुनाप, पलित पक्षी थक बैठे विथे शांत चुबद्ध मन, देख नहीं पिता को चिंता मग्न हो गए, उल्टे पैरों लौट के कैकैया भवन को गए। इस प्रकार से कवि ने इसमें एक कविता के माध्यम से आपको समझाने का, पूरा सर्ग को समझाने का प्रयास किया है। आप भी इस प्रकार से आप पेपर में आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं द्वितीय सर्ग, और जहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं वीडियो रोक के। द्वितीय सर्ग देखिए। राजभवन में पहुंचने पर भरत सर्वप्रथम कैकैया से मिलते हैं। कैकैया राम वनगमन, पिता की मृत्यु और अपना पवित्र उद्देश्य भरत के समक्ष रखती हैं। भरत विषाद से भर जाते हैं। वे कैकैया के तर्क से सर्वार्थ संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने को अपराधी तथा अभंग मानते हैं। इस सर्ग में कवि ने कैकैया के चरित्र को विशेष महत्व दिया है तथा कैकैया को पर युग से आरोपित कलंक को निर्मूल सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने, आपको मैं जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है, जो पहले वाला मतलब संक्षेप कथा संगठन जब चल रहा था, कथांक जब बताना था, मैंने उस प्रश्न में ही आपको ये सब चीज़ें बता रखी थी। क्योंकि ये द्वारा राम को वन में भेजने में लोकहित की भावना है, वह भरत को समझाती है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे का क्या सर्ग दे रखा है। ठीक, देखिए कैकैया के तर्क को सुनकर और अपनी प्रतिक्रिया जताकर मन में धैर्य धारण कर साहस और शक्ति को समेटे दोनों भाई बड़ी माँ के दर्शन के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यह दूसरी सर्ग की कथा है। ठीक है, पहली सर्ग में मतलब उनके पिता का देहांत होता है, ये सब चीज़ें होती हैं और उनको राजभवन सिंहासन दिया जाता है। दूसरे सर्ग में उनकी अपनी माता से बातचीत होती है, ये सब बताया गया है। तीसरे सर्ग देखिए, जैसा कि कौशल्या सुमित्रा मिलन। तीसरे सर्ग में भरत का दोनों माताओं कौशल्या तथा सुमित्रा के स्नेह वात्सल्य भरे मिलन का वर्णन किया है। इस सर्ग में भरत के अतिरिक्त कौशल्या, सुमित्रा, मांडवी आदि का चरित्र विशेषता पर समुचित प्रकाश डाला गया है। कौशल्या और सुमित्रा ने भरत के चरित्र की और भी उदार निष्कपट और त्यागी सिद्ध कर दिया है। कौशल्या भरत को उद्बोधन करते हुए कहती है, इसको आप पढ़िए इसको। ठीक है, वत्स हृदय में दीन भाव, अपने मत लाओ, गत को भूलो, वर्तमान को सफल बनाओ। इस प्रकार से, और यही बात भरत और के द्वारा कैकैया को दोषी ठहराने पर सुमित्रा भी दोहराती है। कहाँ सुमित्रा ने बेटा क्यों भूल रहे हो, माँ के वरदानों को कह क्यों सुल रहे हो। इस प्रकार से है। फिर देखिए, फिर सुमित्रा के मुख से भी ही उर्मिला और मांडवी के दशाओं का वर्णन है। अंत में दोनों पुत्र को गले लगाकर गुरु वशिष्ठ के पास भावी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए भेज देती है। चतुर्थ सर्ग देखिए, इस प्रकार से है।
चलिए यहाँ से देखिए आप चतुर्थ सर्ग, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चतुर्थ सर्ग कुछ इस प्रकार से मतलब आदर्श वर्ण वर्ण इसमें देखिए चौथे सर्ग में क्या बताया गया है। भरत गुरु वशिष्ठ के पास यहाँ पहुँचते हैं। इसी सर्ग में सच्चे अर्थ में भरत की कर्मवीरता का निखार हुआ है। जब गुरु वशिष्ठ ने मंत्री सुमंत उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आदेश देते हैं तो भरत राम को वन से लाने के अपने संकल्प और आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं। वे राजश्री से अपने को सर्वदा मुक्त रखना चाहते हैं। भरत का विचार सभी को पसंद आता है। सभी लोग भरत के साथ राम को मनाने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। पहले तो भरत पैदल ही चलते और आगे तैयार होते हैं। बाद में जब माताएं भी उतर कर पैदल चलने को तैयार होती हैं तो उनके कष्ट को और आग्रह का विचार करके वे भी रथ पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से ये चौथा सर्ग था, मतलब आदर्श वर्ण। ठीक है, पंचम सर्ग देखते हैं और फिर इसके बाद छठा सर्ग देखते हैं, राम भरत मिलन। ठीक है, छठा सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न में आता है। ठीक है, छठे सर्ग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखिएगा। देखिए पंचम सर्ग क्या देख रहे हो, वनागमन। ठीक है, इस सर्ग में भरत के अयोध्या से प्रस्थान पर चित्रकूट तक पहुंचने की कथा का वर्णन है। इसके अंतर्गत निषाद राज की भक्ति और उनके सेवा भावना का सुंदर चित्रण किया गया है। भरत की भ्राता भक्ति और भावना विहलित का विशद वर्णन ही इस सर्ग का मुख्य कथा वस्तु है। श्रृंगवेरपुर में पहुंचने पर पहले ही निषाद राज भरत को राम का विपक्षी मानकर उनका विरोध करने को सोचता है। फिर भरत के स्वभाव तथा गुरु वशिष्ठ आदि गुरुजनों के साथ देखकर उसके विचार बदल जाते हैं और वह उनका स्वागत करता है। इस प्रकार से ये सब है, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा। जो छठा सर्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं हम। देखिए, राम भरत मिलन। सेना सहित भरत को साहसा वन में आते देखकर एक भील में रामचंद्र जी को भरत आगमन का समाचार सुनाया। लक्ष्मण का मन संकित हुआ, परंतु भरत का नाम सुनकर राम पुलकित होकर चरण पादुका के बिना ही कुटी के बाहर आ गए। उन्होंने धूल दूषित भरत को अपने चरणों में नत देखा और फिर भरत को स्नेह सहित खींचकर गले लगा लिया। शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए। इस प्रकार से था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसके बाद दोनों भाइयों ने सीता के चरण में शीश झुकाकर सदा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु का आगमन सुनकर राम उनके रथ के पास गए और आदर सहित आश्रम में ले गए। माताओं के चरण छूकर और सुमंत से भेंट करके राम अति हर्षित हुए। तब वशिष्ठ जी से पिता मरण की बात सुनकर हाय पिता कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गुरु के समझाने पर तर्पणादि कार्य करके निवृत्त हो गए। चित्रकूट में राम के प्रेम में विभोर हुए उनके कई दिन बीत गए। चित्रकूट के उपवनों की प्रकृति के सुषमा ने उनका मन मोह लिया। भरत लज्जावश कुछ नहीं कह पा रहे थे। वो तब वशिष्ठ ने राम से कहा, इनको यहाँ आए बहुत दिन बीत गए हैं, अब इन्हें समझाकर लौटा दो। तब अवसर पाकर भरत ने कहा कि मैं राम को छोड़कर अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर वन में निवास करूंगा। राम अयोध्या जाए सिंहासन सुना पड़ा है। तब केकैया ने राम से कहा, पुत्र, मैं इस दुखमय नाटक की सूत्रधारिणी हूँ। आप भरत के कहे अनुसार राज्य प्राप्त करके मेरे कलंक को मिटाओ। गुरु ने भी केकैया का समर्थन किया। केकैया के वचन सुनकर राम ने भी कहा कि माता, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी मैं अयोध्या जाकर राज्य नहीं कर सकता। भरत धर्मनिष्ठ होकर भी प्रेम सिंधु में डूब रहा है। यदि वह कहे तो मैं आशय के सागर में डूब सकता हूँ, परंतु कुल के आदर्शों को निभाना ही चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये दे रखा है। अब आप लास्ट लाइन इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या मेन बातें क्या लिखी है। मैं अपनी पादुकाओं लिए बिना नहीं जा सकता। आप मुझे 14 वर्ष की अवधि बिताने पर लौट आने का आश्वासन दीजिए। यह कहकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े। राम ने अपनी चरण पादुकाओं दे दी और सबको प्रेम सहित विदा किया। भरत ने अयोध्या जाकर
नंदीग्राम में कुटी बनाई और सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं रख दी। शत्रुघ्न भरत की आज्ञा से राज्य का कार्य चलाने लगी। इस प्रकार से ये छठा सर्ग था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको दोनों पेजेस शो कर दे रहा हूँ, एक बार आप शुरू से सारे पेजेस देख लीजिए। प्रथम सर्ग था आपका, द्वितीय सर्ग था, ये तृतीय सर्ग था आपका, ये चतुर्थ और पंचम ये षष्ठ सर्ग था, ये आप षष्ठ सर्ग आपका यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जैसे कि करमवीर भरत खंड काव्य के आधारित पे जैसे हम हर खंड काव्य में पढ़ते आ रहे हैं कि अब इसमें नायक कौन है, इसमें नायक भरत हैं, तो भरत का भी इसमें चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो आपके देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, चरित्र चित्रण करना है कि भरत मतलब भरत का किस प्रकार थे, उनका चरित्र किस प्रकार था, ये सब आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, पर सारे क्वेश्चंस का जो अर्थ रहता है, जो मतलब रहता है, वो एक रहता है। ठीक है, पहला जो मैं आपको टॉपिक बताते चलता हूँ, आप इसके अंदर का आप पढ़ लीजिएगा टॉपिक। ठीक है, परम त्यागी एवं अनासक्त, परम त्यागी एवं अनासक्त थे। ठीक है, इसके आगे का अंदर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक। और इसमें आगे देखिए, राम के सच्चे अनुयायी, जैसे कि आपको खंड काव्य पूरा मैंने बता दिया, अब इसको एक एक करके पढ़ना वो उतना सही नहीं है। इसको आप इम्पोर्टेंट देख लीजिए। अगर आपने खंड काव्य पढ़ रखा है, सारे 6 सर्ग आपने पढ़ रखे हैं और अच्छे से पूरा वीडियो देखा है, तो जाहिर सी बात है आप ये पूरा जो है इनके बारे में डिटेल में अपने शब्दों में भी बता सकते हो, नहीं तो जिस प्रकार आपको बुक में दिख रहा है आप उस प्रकार भी बता सकते हो। ठीक है, राम के सच्चे अनुयायी, आदर्श महापुरुष, भावुक हृदय, ये सब आप इसमें 4 टॉपिक्स आप इनके बारे में लिख सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें वहाँ पोस्ट कर दिया करूँगा। ठीक है, अब जैसे कि चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, केकैया के चरित्र की प्रधान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें मतलब अब देखिए भरत का चरित्र चित्रण हो गया, अब केकैया का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, स्त्री प्रातों में केकैया का चरित्र चित्रण इस करमवीर भरत खंड काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सिद्ध कीजिए। इसके भी आपका 2008 में आया था। केकैया का करमवीर भरत के आधार पर केकैया का चरित्र चित्रण करिए। 2008, 12, 15 और आपके 16, 17 मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न रहा है। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक आप लिखेंगे आदर्श माता थी। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ सारी टॉपिक्स। आदर्श माता थी, कर्तव्य के प्रति सजग थी, कर्म के प्रति निष्ठावान थी। ठीक है, और दूसरा और इसमें देखिए और भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, जैसे कि आदर्श माता लिख दीजिए और कर्तव्य के प्रति सजग, ये तो दो टॉपिक हो गया। कर्म के प्रति निष्ठावान थी, ये हो गया। और चौथा टॉपिक आपका दूरदर्शी नारी, ये भी लिख दीजिएगा। दूरदर्शी नारी में आप क्या बता सकते हैं कि कैकैया एक दूरदर्शी दार्शनिक विचारों वाली नारी थी, वह समय की गति से पूर्णता परिचित हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। आत्मविश्वासी एवं वीरांगना, कैकैया को अपने पुत्रों की शक्ति पर पूर्णता भरोसा है, वह एक वीरांगना नारी की भांति उद्घोष करती हैं। इस प्रकार से आपको मैंने कुछ डिटेल में बातें बताई हैं, इसको आप 2 पॉइंट्स इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब दूरदर्शी नारी और आत्मविश्वासी एवं वीरांगना थी। ठीक, और इसमें देखिए 6 प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से, करमवीर भरत खंड काव्य के प्रतिपाद विषय को स्पष्ट करते हुए सन्निहित उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब इस कहानी का मतलब इस खंड काव्य का क्या उद्देश्य रहा, आपको वो समझाना पड़ेगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैंने आपके सामने ये लाया। भ्राता प्रेम, मतलब भाइयों के बीच का जो प्रेम है उसको आपको इसमें दिखाया गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसके प्रकार से एक उदाहरण बता रहा है आपको कि भाइयों के बीच में किस प्रकार का प्रेम उस समय था, जो कि इस समय की जो जनरेशन है उसको सीखना चाहिए एक प्रकार से। ठीक है, और देखिए आज्ञा का पालन, मतलब भरत हो चाहे राम हो चाहे शत्रुघ्न चाहे लक्ष्मण, चारों भाइयों ने अपनी माताओं का आज्ञा का पालन किया। ठीक है, आज्ञा का पालन किया, और किस किस प्रकार माताएं आज्ञा देती थी, गुरु आज्ञा देते थे, उनके पिता आज्ञा देते थे, कोई भी उनसे बड़ा जन आज्ञा देता था तो उसको वो पालन करते थे। तो इसमें ये भी बता सकते हैं कि आज्ञा पालन करते थे। जन कल्याण की भावना, कभी ये लोग अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचा करते थे। ये बहुत ही उदारपूर्वक बात है इस खंड काव्य की। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि इसमें और भी टॉपिक्स ले सकते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति का संदेश, मतलब भारतीय संस्कृति का संदेश किस प्रकार दिया।
देखिए अपने वो वनवास गए तो किस प्रकार गए, उनकी जो मतलब पत्नी थी सीता वो भी उनके साथ गई, मतलब पति का साथ नहीं छोड़ा, एक प्रकार से कह सकते हैं। दलितों और दीन दुखियों के प्रति संवेदनाएं, जाहिर सी बात है राम एक एक कह सकते हैं मतलब कि नरम नरम हृदय के थे, तो उनके मन में ये बहुत पहले से ही था कि दीन दुखी थे जो और दलित वर्ग था उनके प्रति उनका स्नेह पहले से ही था। राम हो चाहे लक्ष्मण हो चाहे भरत या शत्रुघ्न, चारों भाइयों में ये समानता देखने को मिलती थी। ये मैंने कुछ 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताएं जो कि आपको इसकी बुक में नहीं दिख रहे होंगे। भारतीय संस्कृति का संदेश, ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट आप लिखिएगा दलितों और दीन दुखियों के प्रति संवेदना। इस प्रकार से आप इसके अंदर और भी अपने हिसाब से बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बचता है, मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। अभी देखिए, भरत का चरित्र चित्रण हो गया, केकैया का चरित्र चित्रण हो गया, कर्मवीर भरत का क्या उद्देश्य है वो हो गया, प्रथम से लेके 6ठे तक आपका सारे सर्ग हो गया, और आप अब देखने वाले हैं राम का चरित्र चित्रण एक प्रकार से। ठीक, आपको मैंने काफ़ी सारे प्रश्न करा दिए हैं। अगर आपके पेपर में आता है, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा देख के तभी जाइएगा। ठीक है, और बेहतरीन से पेपर में आप करके आइएगा। और बाकी जितने भी जिलों के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, अब प्लेलिस्ट खोलिए खंड काव्य का, हिंदी का वहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है। आपके ज़िले का जो भी खंड काव्य है उसको आप पूरा देखिए, और भी जितनी बाकी वीडियोज़ लेक्चर्स पड़ी हैं उनको आप देखा करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ, ला सकूँ। ठीक है, और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, मतलब भरत का मतलब जो कर्मवीर भरत खंड काव्य है, इसके अनुसार राम का चरित्र चित्रण करना है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने उदात्त गुणों के कारण की ही प्रस्तुत खंड काव्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। देखिए, खंड काव्य तो भरत के हिसाब से था, मतलब कर्मवीर भरत, पर इसमें जो एक प्रकार से कह सकते हैं नायक होता है ना, नायक, वो राम को भी रखा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है राम एक मतलब पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे एक प्रकार से कह सकते हैं, और वो वरिष्ठ थे, वो मतलब श्रेष्ठ थे सभी भाइयों में से, तो राम को भी एक प्रकार से आप नायक समझ सकते हैं। पर यहाँ पे जो असली खंड काव्य है उसमें भरत के बारे में बताया था, तो भरत ही आप रखिए नायक के रूप में, पर यहाँ राम को भी एक नायक के रूप में डिफाइन किया गया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। देखिए, केकैया के शब्दों में राम धीर वीर गंभीर धनुर्धर शोभाशाली पदित उदारक दैत्य संहारक हैं, वह राम को संबंध में कहती हैं। इस प्रकार से देखिए केकैया ने क्या क्या कहा था राम को, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने राम को इस प्रकार की बातें बोली। एक प्रकार से राम में माता या वाणी की मधुरता, ममता या वाणी की मधुरता, मानवता के प्रति प्रेम जन जीवन के विकास के प्रति रुचि, उदारता, दयालुता, मनस्वित्व और त्याग और प्रेम आदि सभी गुण मौजूद थे। ये सब चीज़ें हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा जैसा कि आखिरी प्रश्न था, मैं आपको सारा प्रश्न एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, शुरू से मैंने क्या क्या आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, आप उसका इस लाइन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कर्मवीर भरत का कथा संगठन की समीक्षा कीजिए, फिर ये पढ़ाया था हमने उसके अंदर का टॉपिक, फिर यहाँ पे सारे सर्गों को आपको बताया एक एक करके। इस प्रकार से ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब यहीं पे वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिस प्रकार से जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सब आपने अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में आपको उतना मौका नहीं मिलता पढ़ने का, सिर्फ वहाँ पर रिविज़न होता है। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं आप, अगर आपको लिखना हो तो। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, नमस्कार, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।